आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की कार्यप्रणालियाँ, इसका प्रश्न उत्तर शेष भाग। इसमें अगला प्रश्न है, संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया। इसको आप पाठ में पढ़ चुके हैं कि जिस समय संविधान बना उस समय हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कवायद तेज हुई, लेकिन बहुत जगह हिंदी को राजभाषा के रूप में देने का विरोध किया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में हिंदी को ठीक से ना समझा जाता था, न बोला जाता था। तो अंत में ये निर्णय लिया गया कि 15 वर्ष तक, स्वतंत्रता से 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा को भारत में मान्यता दी जाएगी। और आगामी 15 साल के बाद जब यदि सभी हिंदी बोलेंगे तो फिर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो 1947 के बाद 1965 में ये पहल भी किया गया था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। तो जैसे ही घोषणा हुई हिंदी को राजभाषा बनाई जाएगी करके, तो विभिन्न क्षेत्रों में देश के आंदोलन होने शुरू हो गए, जिसमें खास करके तमिलनाडु में ये पहली शुरुआत हुई, क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी ये लोग बोलना नहीं जानते थे। जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन भी शुरू हो गया और बाद में फिर स्वयं कांग्रेस के नेताओं में भी इसको लेकर के दो फाड़ हो गया। कई जगह चुनाव में जहां भाषा के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो ये सब स्थिति को देखते हुए उस समय तत्कालिक सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा देना ठीक नहीं समझा और ये कहा कि हर राज्य को ये अधिकार दे दिया कि वो अपने अपने हिसाब से राजभाषा का चयन कर सकते हैं। इन्हें अपने अपने क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसको वो राजभाषा के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। और तब से लेकर आज तक हर राज्य की अपनी राजभाषा है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा जो है हमारी राजभाषा है। और इसी क्रम में इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा ना मान करके राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी राजकीय भाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया है। हिंदी को कोई राज्य चाहे तो बोल सकता है, कोई राज्य चाहे तो नहीं बोल सकता या अपने इसमें उपयोग नहीं ला सकता। हर राज्य को स्वतंत्रता दी गई कि वे अपने अपने हिसाब से अपनी क्षेत्रीय बोली को भी अपने राज्य में राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन इस कारण से हुआ क्योंकि उस समय कांग्रेस के बाकी लोग इंदिरा गांधी के इच्छित राज्य से थोड़ा घबरा गए थे और कांग्रेस में दो फाड़ हो गया था। पहला कांग्रेस युवा वर्ग और दूसरा कांग्रेस जो है पुरानी कांग्रेस, युवा वर्ग और पुरानी कांग्रेस। तो युवा नेता इसका नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी और युवा वर्ग की नेता जो इंदिरा गांधी थी, इनका कहना ये था कि भारत में जो गरीब हैं तो गरीबों के पक्ष में ये तीव्र कदम उठा करके गरीबों को आगे लाना चाहते थे। जबकि जो दूसरी ओर ये पुरानी कांग्रेस के नेता थे, पुराने संगठन के नेता थे, तो ये इनका कहना ये था
कि एकाएक परिवर्तन नहीं करना है गरीबी हटाने के लिए, बल्कि बीच का रास्ता अपना करके गरीबी को हटाया जाएगा। तो इसी बात को लेकर के युवा कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस दोनों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया। कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता ये पुरानी कांग्रेस के थे। इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों को वो पसंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी ये कांग्रेस की ओर से अधिकृत उम्मीदवार रहते हैं। ये नीलम संजीव रेड्डी ये कांग्रेस के उम्मीदवार और वी गिरी ये विपक्षी दल के उम्मीदवार थे। ये कांग्रेस के थे और ये विपक्षी दल के उम्मीदवार थे। नियम से इंदिरा गांधी को इनका साथ देना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका विरोध करते हुए वी गिरी का साथ दिया और कांग्रेस जो विधायक थे, सांसद थे, इनको ये कहा गया कि आप वी गिरी को वोट दो और अंत में इनके वोट देने से ये हुआ कि वी गिरी जो है ये जीत गए और जो नीलम संजीव रेड्डी है जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार है ये चुनाव हार गए। तो इस घटना से कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई और कांग्रेस की जो फूट है ये वास्तविक विभाजन में बट गई। यानी पुरानी कांग्रेस इंदिरा गांधी के इस फैसले से नाराज़ हो गए और कांग्रेस में यहाँ पर विभाजन हुआ। एक कांग्रेस बना इंदिरा कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी और दूसरा जो है कामराज कांग्रेस जिसका नेतृत्व के कामराज ये कर रहे थे। तो के कामराज इनका नाम था, ये कर रहे थे। तो ये कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारण यही था। एक तो विचारधारा का नहीं मिलना, गरीबों के पक्ष में इंदिरा गांधी त्वरित निर्णय लेना चाहती थी, उनको एकाएक उनमें बदलाव करना चाहती थी, और दूसरा था नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनके स्थान पर वी गिरी को अपने समर्थकों को वोट दिला करके विजयी बना दिया। तो ये कांग्रेस के विभाजन का वास्तविक कारण था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपातकाल क्या है। आपातकाल क्या है और 1975 से 77 के बीच 1975 से 77 के बीच इस आपातकाल में क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए गए, ये प्रश्न है। क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए गए। सबसे पहला हम ये देखते हैं आपातकाल होता क्या है। आपातकाल का अर्थ ही होता है अचानक से विपत्ति आना। भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपातकाल देश में 3 परिस्थिति में लगाया जा सकता है। पहला, देश में जब आंतरिक शांति भंग हो, ये तब इसको भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, इसको अच्छे से समझिए। देश में जब आंतरिक शांति भंग हो तब। दूसरा है विदेशी यदि आक्रमण होता है तब, विदेशी आक्रमण हो तब। और तीसरा है वित्तीय संकट आने पर, वित्तीय संकट होने पर। ये 3 स्थिति में देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल में होता क्या है, तो सारे अधिकार जनता के छीन लिए जाते हैं और यहाँ पर नागरिक अधिकार,
इसको छीन लिया जाता है। साथ ही साथ संसद के भी अधिकार सीमित हो जाते हैं। यानी सर्वे सर्वा अधिकार किसके हाथ में आ जाता है? सरकार के हाथ में आ जाता है। तो देश में आपातकाल 1975 से 77 के बीच लगाया गया था। ये किन कारणों से लगाया गया था? वैसे प्रश्न में तो इसका उत्तर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ किन कारणों से लगाया गया था। तो भारत में उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इस समय भारत में भ्रष्टाचार जो है बहुत व्याप्त था। इसके कारण मतलब देश की आंतरिक स्थिति खराब होती है। पहला कारण जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। दूसरा है महंगाई थी। अरब इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा था और देश में महंगाई व्याप्त थी। तीसरा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जो लोक लुभान वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया, और अंत में फिर ये हुआ कि रेलवे के द्वारा, रेलवे में जो काम कर रहे थे रेलवे कर्मचारी हम ये कह सकते हैं, इनके द्वारा हड़ताल कर दिया गया। इसी बीच में कई जगह विद्यार्थी लोग भी हड़ताल करना प्रारंभ कर दिए, और इनके हड़ताल को, ये सब परिस्थिति थी, इनके हड़ताल को समर्थन देने के लिए जयप्रकाश नारायण, ये उस समय के प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, ये आगे आते हैं और इन सब बातों पर सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, और वो घटना है इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ी थी रायबरेली से। यहाँ पर चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला आता है, पिटीशन यहाँ पर लगाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो अवैधानिक तरीके से वो चुनाव जीती थी। तो फिर जयप्रकाश नारायण को मौका मिल जाता है, सब परिस्थितियाँ पहले भी थी और ये फैसला आते ही कोर्ट का उनको मौका मिल जाता है, और वो आंदोलन और वहाँ पर तेज हो जाता है। भारत में देखते देखते स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, और इसी स्थिति को देखते हुए हमारे देश में, भारत में पहली बार 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगा। ये आपातकाल की प्रमुख घटना है। तो भारत में इस दौरान क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किया गया? तो कई अलोकतांत्रिक कार्य किए गए, जिसमें पहला कार्य है रातों रात जितने भी विपक्षी नेता थे, रातों रात विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ये पहला काम, जिसमें स्वयं जयप्रकाश नारायण भी थे। जितने विपक्षी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। फिर दूसरा है अखबारों पर, समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण हुआ। इन्हें भारत में जितने भी समाचार पत्र थे, अखबार थे, समाचार पत्र में जो भी खबर छपती थी उसको छपने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। जितने भी अखबार है, समाचार पत्र है, उस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। कुछ भी छापने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर तीसरा है, क्योंकि क्या है, सरकार को संसद में बहुमत था, तो यहाँ पर संसद में सरकार को बहुमत था, तो बहुमत का दुरुपयोग किया गया। ये आरोप लगाया जाता है इंदिरा गांधी के ऊपर। इन्होंने संसद में प्राप्त बहुमत का दुरुपयोग करते हुए कई ऐसे कानून बनाए, कई ऐसे संविधान में संशोधन किए जो कि अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया, अलोकतांत्रिक कानून कहलाया। और सरकारी नीतियों का जो विरोध करती थी संगठन, तो इनके
मैंने सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले को संगठन बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया। तो इतने सारे अलोकतांत्रिक कार्य इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें रातों रात विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पर सरकार का नियंत्रण हो गया, कुछ भी उनको बिना सरकार की इजाज़त से नहीं छापना था, फिर बहुमत का दुरुपयोग किया, कई संविधान में संशोधन किया गया, कई अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए, किसी को संगठन बनाने का अधिकार नहीं था जो सरकार के विपक्ष में बोलते थे, खास करके उनको। ये तो हो गया आपातकाल क्या है और आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक कार्य कौन कौन से हुए। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कदम उठाए गए। ये राजीव गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आते हैं और इनके कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय व स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कानून बनाए गए। राजीव गांधी जैसे ही सत्ता संभालते हैं तो इन्होंने देश के कुछ कानूनों में बदलाव किया और नए कानून बदलाए, कानून बदलाव नहीं, नए कानून बनाए थे। तो ये क्यों किए थे? राजीव गांधी का मत ये था कि सरकार की जो योजना चलती है गरीबों के लिए खास करके, तो इस योजना का लाभ गरीबों को नहीं पहुंच पाता है और गरीबों को जो सरकार पैसा देती है, आवंटन देती है, उसमें से बहुत कम पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है, बीच में ही पैसा भ्रष्टाचार के चलते गायब हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की सोची। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, सीधे सत्ता का विकेंद्रीकरण। स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने क्या किया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से क्या होगा? शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंचेगा। और इसी क्रम में 1986 में उन्होंने संविधान में संशोधन किया और संशोधन करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था, इसको हर राज्य के लिए अनिवार्य किया। अभी तक पंचायती राज व्यवस्था हर राज्य के लिए अनिवार्य नहीं था। राजीव गांधी ने 1986 में संविधान में संशोधन करते हुए ये कानून लाया कि हर राज्य में अब पंचायती राज व्यवस्था होगी। पंचायती राज व्यवस्था का फ़ायदा क्या होता है? तो इसमें सत्ता विकेंद्रीकरण होती है, सत्ता बटी हुई होती है। पढ़ चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें सत्ता गांव से लेकर के शहर तक पूरा बटी हुई होती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर में ग्राम पंचायत, इसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। इससे ऊपर जनपद और जनपद से ऊपर जिला। फिर शहरी क्षेत्र में जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये सब सत्ता बटी हुई है। इन सब के ऊपर होता है राज्य और राज्य के ऊपर होता है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार जो पैसा भेजेगी वो राज्य को देगी, राज्य जो है जिला को देगी, जिला जनपद को, जनपद ग्राम पंचायत को। उसी क्रम में राज्य नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको डायरेक्ट राज्य देती है। तो इस योजना से, पंचायती राज व्यवस्था से अब सरकार की योजनाओं का सभी राशि संबंधित को आसानी से मिल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं समाचार में दिखा रहा है ना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए जो भी धनराशि होगी डायरेक्ट हितग्राहियों के
खाते में पहुंचा दी जाएगी। तो अब यार हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा ये की गई थी। जिला, जनपद और ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसका लाभ क्या हुआ? सत्ता के विकेंद्रीकरण का लाभ ये हुआ, गरीब को फ़ायदा हुआ और विशेषकर महिलाओं को भी स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिला। आज आप देखते हैं ना, ग्राम पंचायत है, जनपद है, जिला में सबकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बन रही है, दिखाई देती है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी जिनकी वजह से 1947 से 67 तक भारत में एक दल का दबदबा रहा? भारत में 1947 से 67 तक एक दल मतलब कांग्रेस, इसका दबदबा क्यों रहा? ये चुनाव क्यों जीतता रहा? क्या कारण थे? तो इसमें पहला कारण है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। A.O. ह्यूम और श्रीमती एनी बिसेंट, इनके द्वारा ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो पुरानी पार्टी होने के कारण कांग्रेस का दबदबा 1947 से 67 तक दिखाई देता है। दूसरा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे कांग्रेस के नेतृत्व में ही हुए थे। इसीलिए कांग्रेस पर लोगों का विश्वास अधिक था और वो लगातार कांग्रेस को चुनाव में जिताते रहे। तीसरा है, कांग्रेस को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस को चुनौती देने वाला कोई अन्य दल नहीं था, हम ये कह सकते हैं, कोई अन्य दल नहीं था। उस समय भारत में जो राजनीति थी, उस राजनीति में कांग्रेस के अतिरिक्त और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो कांग्रेस को चुनौती दे सके, चुनाव में उसको हरा सके। और अंतिम है कि प्रारंभिक वर्षों में जैसे पहले प्रधानमंत्री हमारे बने जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनका व्यक्तित्व का प्रभाव, इसके बाद इंदिरा गांधी की व्यक्तित्व का प्रभाव कुछ ऐसा था कि लोग इनको आंख बंद करके वोट देते चले गए। इनके स्वयं के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कांग्रेस पार्टी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन 4 कारणों से 1947 से 67 तक कांग्रेस का दबदबा हमको दिखाई देता है। और अब आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी प्रश्न हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।